नमस्कार दोस्तों, मैं रतन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों आज हमारे साथ है रोहित सर, बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं वीडियो एडिटिंग में। तो उनसे हम सीखेंगे बहुत सारी नई बातें जो कि हमारे और आपके करियर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो स्वागत करते हैं रोहित सर का। जी रतन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में बुलाने के लिए। ये क्योंकि कई बार होता है हम अपनी भागदौड़ भरी दुनिया में भूल जाते हैं कि हमें कुछ एक जूनियर आर्टिस्ट या जूनियर लोगों के लिए भी कुछ करना है। तो ये आपने जो कदम उठाया है बहुत ही अच्छा लगा कि आपने कुछ उन लोगों के लिए सोचा, और मेरे माध्यम से या किसी और के माध्यम से अगर उनको कोई जानकारी मिलती है और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे कर पाते हैं तो बेसिकली मुझे बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों हम आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं रोहित सर के साथ, बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं जो कि मेरे नहीं हैं बल्कि आपके ही हैं। जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, तो हम आज बात करते हैं रोहित सर से। प्रश्नों के क्रम में आगे बढ़ने से पहले मेरा खुद का एक सवाल है रोहित सर आपसे कि आपने इस फील्ड में इतनी ऊंचाई तक जो शिखर प्राप्त किया है वो कैसे प्राप्त किया और आपका इंटरेस्ट कैसे आया इस लाइन में? देखिए, शिखर आप ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि शिखर हर किसी के लिए अलग होता है, तो मेरे लिए भी कुछ ये अलग ही है। बट हाँ, ये एक जो अथाह सागर है वो उसमें से थोड़ा बहुत जो मुझे पता है वो मैं यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, और वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत वहाँ से होती है जब मैं इंटर करके बस निकला ही था, और मैंने देखा कि हर कोई बीए, कोई एमबीए, कोई बीबीए, कोई कुछ एक सर्टिफाइड डिग्रियाँ थी जो इनके पीछे सब भाग रहे थे, और मुझे कुछ अलग करना था। और मैंने सामने एक पैम्फलेट पढ़ा देखा जिसमें एनिमेशन स्कूल का एक ऐड था, और मुझे वो काफ़ी अलग लगा और मुझे काफ़ी लुभावना भी लगा। हम लोग ने उसके बारे में पता किया, और उस समय ये नया नया यहाँ पे लॉन्च ही हुआ था लखनऊ में। काफ़ी सारी रिसर्च की गई, पापा ने अपने स्तर पे की, हमने अपने स्तर पे की, और फिर बताया मैंने उनको हाँ स्कोप तो बहुत है कि आगे आने वाली फिल्में होंगी उनमें ऐड मिल जाएगा, या कुछ काम छोटा मोटा मैं कर लूँगा, मैं खुश रहूँगा। तो फिर हम लोग ने एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने के बाद फिर वहाँ पे मैंने ग्राफिक्स सीखा, वहाँ पे मैंने एनिमेशन सीखा, और वहाँ पे मैंने एडिटिंग भी सीखी। तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला जहाँ पे मुझे तीनों चीज़ की नॉलेज थी, और उसके बाद फिर डेस्टिनी बनाती गई। काफ़ी चीज़ें मैं छोड़ता गया, काफ़ी पकड़ता गया। काफ़ी दिनों मैंने न्यूज़ एडिटिंग भी की, और उसके बाद उसको भी छोड़ा। फिर काफ़ी दिन मैंने स्कूल भी रन किए, और उसके बाद फाइनली जो डेस्टिनेशन थी मेरी यही थी यूट्यूब जर्नी। क्योंकि आप देखें यूट्यूब चैनल मेरा बहुत पहले से बना हुआ है, और काम एक्टिवली मैंने अभी उस पर शुरू किया है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ पहुँचाना चाहती है, बिल्कुल। उसके हिसाब से प्लान्स हो जाते हैं, और आपको भी पता तब चलता है जब आप काफ़ी सारी चीज़ें क्रॉस करके उसको पीछे मुड़ के जब आप देखते हो, तब आप वो डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बहुत आपकी जर्नी रही सर, और बहुत इंटरेस्टिंग है इस कहानी में। क्योंकि सच में इतने समय पहले अगर देखा जाए तो एडिटिंग को लोग इतना वैल्यू नहीं देते थे, और लोग जानते भी नहीं थे, बहुत सारे लोग इस फील्ड के बारे में जानते भी नहीं थे। तो रोहित सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे जो नए एडिटर हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो अगर एडिटिंग लाइन में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो उनको कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है और उन्हें क्या क्या जरूरत होती है? दो तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। पहला है आप प्रॉपर फी देके स्कूलिंग करो, और दूसरा है कि आप स्कूलिंग ना करो। आजकल बहुत अच्छे ट्रेंड आ गए हैं। यूट्यूब यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आप उसे अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो आप उस पर काफ़ी सारे जो क्रिएटर्स हैं एडिटिंग के बारे में बता रहे हैं, काफ़ी सारे क्रिएटर हैं जो लाइटिंग या उनकी जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं, तो आप उनको देख सकते हो। दो एक उन एग्जांपल मैं आपको उसमें से देना चाहूँगा। मैं आप अगर सॉफ्टवेयर सीखना चाह रहे हो तो सॉफ्टवेयर के लिए मुझे सबसे अच्छे लगते हैं GFX मेंटोर में इमरान सर, और दूसरा आप अगर ब्लॉगिंग या इसके लेवल पे एडिटिंग देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं इरफान जुनेजू को, और आप जब अगर कोई प्रोडक्ट शूट वगैरह कर सकते हैं तो पीटर मैकेनिन को देख सकते हैं। इस तरह से काफ़ी सारे चैनल्स हैं जिसको आप खुद भी डिस्कवर कर लोगे जब आप इस फील्ड में धीरे धीरे उतरोगे तो। जी, आगे बढ़ेंगे। तो बिगिनर होता है तो उसको इक्विपमेंट्स क्या जरूरत होते हैं? क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, उसमें से मुझे ये प्रश्न बहुत अलग लगा कि जब बिगिनर होता है वो जब इंडस्ट्री में आता है, एक तरीके से बोले इंडस्ट्री में आता है और एडिटिंग के बारे में सोचता है, तो उसको इक्विपमेंट क्या क्या जरूरत होते हैं? देखिए, इक्विपमेंट के लिए मैं आपसे बताऊं कि इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा नीड नहीं भी और बहुत ज़्यादा नीड है भी। ये डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। आप अगर खुद से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको थोड़े मोड़े सेटअप की ज़रूरत और एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी।
और अगर आप खुद से सेटअप करने का या इतना बजट आपके पास नहीं है तो आप एक जॉब स्टार्ट कर सकते हो, जिसपे आप मतलब जॉब के साथ सीखते भी जाओगे और जॉब के आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे। वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो और सीखते हुए आप अपनी अर्निंग कर सकते हो। और दूसरा, आपके पास बजट है और पर्याप्त है आपके पास, तो फिर आप कंप्यूटर या लैपटॉप कोई चीज ले सकते हो। आप कई लोग इसमें ये कहेंगे कि मोबाइल से भी एडिटिंग करते हैं और मोबाइल में भी काफी अच्छा रिजल्ट निकाल रहे हैं लोग। तो मैं मानता हूँ अभी तक मोबाइल में वो एडिटिंग नहीं हो पाती है जितनी आपको एक प्रोफेशनल लेवल पे जरूरत होती है। पर्सनल लेवल पे आप कर सकते हो मोबाइल में, पर्सनल लेवल में कोई दिक्कत नहीं है और काफी अच्छे लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं मोबाइल एडिटिंग में भी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जो बिगनर है, मान लेते हैं उन्होंने सिस्टम ले लिया, तो उन्हें सिस्टम की जरूरत होती है या फिर कुछ और भी चीजें जरूरत होती है? देखिए, सिस्टम की जरूरत है और सिस्टम के बाद आपको जरूरत है आप सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बिना तो आप एडिटिंग कर नहीं पाओगे। तो सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना जरूरी है। तो सॉफ्टवेयर की नॉलेज में जो मार्केट स्टैंडर्ड है वहाँ पे 3 सॉफ्टवेयर जो है वो काफी फेमस है। मैं चाहूंगा कि सर उनका नाम भी आप अगर जी बताएं हमारे तो लोगों के साथ। उन 3 में से आप कोई भी शुरू कर सकते हो। तो मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ एडोब प्रीमियर यूज करता हूँ और दाविंची पे भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ। तो एडोब प्रीमियर प्रो, दाविंची रिजॉल्व और फाइनल कट प्रो, ये 3 सॉफ्टवेयर हैं जो मार्केट स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर्स हैं। इनमें से कोई भी आप सीख सकते हो और स्टार्टिंग आप वहां से कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से बिगिनर को पहले किस सॉफ्टवेयर को सीखना चाहिए? पहले कोई भी कर सकता है। देखिए, कई बार क्या होता है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं जी। कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर, ये 2 ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर हैं और हमारे जिस स्कूल में मैंने पढ़ा था वहां पे इलस्ट्रेटर पहले पढ़ाते थे और कोरल ड्रॉ बाद में पढ़ाते थे। तो मेरे जो हैंड अच्छे थे वो इलस्ट्रेटर पे अच्छे थे और जब मैं मार्केट में आया तो लोग यहाँ पे कोरल पे काम कर रहे हैं। और तो होता क्या कि जब अब मुझे मार्केट के हिसाब से कोरल सीखना पड़ा, मगर जब होता है कि आप एक चीज में रम जाते हो, एक सॉफ्टवेयर पे आप रम गए और दूसरे सॉफ्टवेयर को आपको सीखने में टाइम लगता है। तो इसी तरह से आप कोई भी सॉफ्टवेयर उठा सकते हो, बस अब आपको ये देखना होता है कि टूल्स सब में एक जैसे होते हैं। आपको एक्सपीरियंस ये करना होता है कि टूल्स पे ज्यादा ध्यान दें कि किस तरह से एक टूल से क्या रिजल्ट निकाला जा सकता है। जी, बहुत अच्छा रहा। सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों ने जाना, सिस्टम के बारे में जाना बेसिक लेवल में। और सर इसके आगे एडिटिंग को आप किस एंगल से देखते हैं कि मतलब एडिटिंग कहाँ कहाँ पर यूज की जा सकती है? देखिए, एडिटिंग हर एक जगह पे यूज होती है। जहाँ पे भी डिजिटल आप वीडियो देख रहे हो वहाँ पे आपको एडिटिंग करनी ही है। वो होता है ना कि आप खाना खा रहे हैं, आपको खाना अच्छा लगता है, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, बट आप जब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तब आप देखते हैं कि एक सजी हुई थाली बहुत ही अच्छे से कुजीन रखा हुआ आपके सामने आता है और जब वो आप देखते हैं तो आपकी भूख कुछ बढ़ जाती है। जब आपकी भूख बढ़ जाती है तब आपको खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। एनवायरनमेंट का भी एक फर्क होता है उसमें। उसी तरह से एडिटिंग का है, जब आपको एक नॉर्मल प्लेट पे, नॉर्मल फ्रेम पे आपको एक एडिटिंग मिल रही है और एक एडिटिंग ऐसी मिल रही है जो बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग है, तो आप किसको देखना ज्यादा पसंद करेंगे? जो एंगेजिंग वीडियो। क्योंकि आजकल आप YouTube पे देखेंगे तो YouTube भी एंगेजिंग वीडियोस को ज्यादा आगे बढ़ाता है, तो रिकमेंड करता है। तो इसी तरह से आप जितना ही अच्छा उसको क्रिएटिवली प्रेजेंट कर पाओ, मतलब काफी सारे एडिटर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही नॉमिनल कट्स रखे बट उसके बाद भी उनकी जो वीडियो है काफी एंगेजिंग है। तो वो काफी तरीके से, देखिए इसको आप इस तरह से समझिए कि ये पेंटिंग है और हर एक पेंटर का एक अलग रुतबा होता है, एक अलग स्टाइल होता है। वो अपने हिसाब से एक पेंटिंग ड्रॉ करता है और जिस तरह से उसकी पेंटिंग उसका स्टाइल प्रेजेंट करती है वो पेंटिंग बताती है कि ये किस तरह से लिखा गया है या किस तरह से क्रिएट किया गया है। एक एडिटर भी खूब वैसा ही होता है कि उसको अपने स्किल से, अपने स्टाइल से आप उसको बताएंगे कि आपकी जो आउटपुट जा रहा है वो कैसा जा रहा है। सर इसमें म्यूजिक साउंड का क्या रोल है एडिटिंग में, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? जी, साउंड एडिटिंग के लिए बहुत ही ज़रूरत है। इसे आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर एडिटिंग के कट्स जो हैं वो उसकी दिल है, तो जो सांसें हैं वो साउंड है। क्योंकि इसे आप इस तरह से देखिए, जब आप एक ड्रामेटिक सीन है जहाँ पे उसके घर पहुँचे, जैसे आपको 3 इडियट्स का वो शॉट याद होगा जहाँ पे उसका जो फादर थे वो बेड पे पड़े होते हैं और वो तीनों विजिट करते हैं उनके घर पे।
तो इस तरह से आप देखिए कि क्या सीन है, और सीन में आपका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है अगर वो चेंज है तो आपके सीन को खराब कर सकता है। बिल्कुल। बट वही म्यूजिक आपका परफेक्ट है और इमोशन को मैच करता है तो वो क्या करता है, आपके सीन को और इनहेंस कर देता है। तो बहुत ही ज्यादा रोल होता है आपके साउंड का, इन्वायरमेंट साउंड का। साउंड भी कई तरीके से एडिटेड होते हैं कि आपका इन्वायरमेंट साउंड है या आपका बैकग्राउंड साउंड है, कैसा साउंड है, या आपकी पिच का साउंड है। कई बार आप साइलेंट रह के भी बहुत अच्छा मैसेज दे सकते हो, तो वो फ्रेम भी डिजाइन किया जाता है कि वो साइलेंट फ्रेम भी क्या कह रहा है। ओके। साउंड बहुत ज्यादा तो इसका मतलब है कि म्यूजिक यानी कि हमारी बैकग्राउंड म्यूजिक हो या फिर हमारे एम्बियंस नॉइज हो, वो बहुत ही मैटर करती है वीडियो एडिटिंग। डिपेंड ऑन सिचुएशन। ओके, सिचुएशन के हिसाब से वो बहुत ही मैटर करती है कि वो वीडियो को कितना एंगेजिंग बना सकती है। जैसे आपने बताया कि साउंड जरूरी है, वीडियो कट्स जरूरी है, तो क्या इसमें कलर का भी कोई रोल है? जी, कलर्स का भी रोल होता है और लाइट का भी बहुत रोल होता है। ओके। एक फ्रेम, एक डिश जब बनती है ना, मतलब मैं खाने की ज्यादा बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे खाना बहुत ज्यादा पसंद है, बट एक खाने की जब बात होती है तब क्या हो रहा है कि आप जब खाना आपके सामने आता है तो उसमें सिर्फ आलू या टमाटर या धनिया ऐसा ही नहीं होता है, उसमें बहुत सारे मसाले भी होते हैं और उन मसालों का सही कॉम्बिनेशन वो सब्जी को बेटर बनाता है। ओके। तो इसी तरह से एडिटिंग में वो सही मसालों का और वो लाइट का, साउंड का कॉम्बिनेशन आपकी रील को, आपकी शॉर्ट को, आपकी वीडियो को एंगेजिंग बनाता है और वो आपके एक्सपीरियंस से ही आता है। बहुत ही खूबसूरत सर, ऐसा तो इमेजिन नहीं कर पा रहा था मैं, लेकिन उन्होंने देखिए कितने अच्छे सिस्टमैटिक डिस्क यानी खाने की डिस्क के तरीके से हमें समझाया है। खाने की डिस्क में जो कैसे मसाले पड़ते हैं, कैसी चीज़ें पड़ती हैं, सच में दोस्तों इसका मतलब है कि वीडियो एडिटिंग में हमारे लिए साउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये बात ध्यान रखिए, और साथ ही साथ कलर्स, फ्रेम, लाइटिंग, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। तो सर आपके हिसाब से वीडियो एडिटिंग के जो एडिटर हैं उनको क्या चैलेंजेस आने वाले हैं फ्यूचर में? आपको क्या लगता है कि कैसे वो चैलेंजेस फेस करने वाले हैं? आपने देखा होगा कि पहले हम एक 20 मिनट का कंटेंट कंज्यूम कर देते हैं, फिर हम धीरे धीरे 10 मिनट का कंटेंट कंज्यूम करने लगे, फिर वो कंटेंट 5 मिनट में चेंज हुआ, और इवन अब तो लेटेस्ट जनरेशन में आप देखिए वो 1 मिनट का शॉर्ट्स जो आ गया है, वहां से कितना दौर चेंज हुआ है एडिटर के लिए, और वो आज 1 मिनट में एडिटिंग करता है और अपने कंटेंट को पब्लिक तक पहुंचाता है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि एडिटर को क्या फ्यूचर में चैलेंजेस आने वाले हैं? चैलेंज बहुत अच्छी चीज़ है और मैं हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद देता हूँ जब मुझे चैलेंज आते हैं, क्योंकि जब आपके पास चैलेंज होते हैं तब आप कुछ नया सीखते हो। तो अगर इसमें चैलेंज है कि आपका लॉन्ग कंटेंट है या शॉर्ट कंटेंट है, तो एक एडिटर ऐसा होता है जो आपके 3 घंटे की मूवी 3 मिनट में दिखा सकता है, और वो डिपेंड होता है कि उसने कितना एक्सपीरियंस किया है, कितना उसने फ्रेम को जाना है, कितना उसका स्टोरी टेलिंग अच्छा है। अगर आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी है तो आप 1 मिनट में बना सकते हो, और ये कोई चैलेंजिंग वर्क नहीं है, आपकी सोच उस लेवल की होनी चाहिए। और वो फिर बाद में ये क्वेश्चन आएंगे कि वो लेवल का सोच आप कैसे डेवलप करो। तो उसको डेवलप करने के लिए मैं आपसे बताऊंगा कि आपको चाहिए कि पर डे एक क्रिएटिव चीज आप देखिए। कोई भी जब क्रिएटिव चीजें आप देखते हो तो वो आपके अंदर एब्जॉर्ब होने लगेगी। जब आपके अंदर हो जाएंगी, एब्जॉर्ब होने लगेंगी, तो आप जब कुछ काम कर रहे हो ना, मैंने बताया कि पेंटर और ये क्रिएटिव पेंटिंग लाइक अ पेंटिंग, तो जब आप पेंटिंग कर रहे होते हो तो आपके दिमाग से वो निकलेंगी ऐसे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे निकल रही है। मतलब इनफैक्ट मैं भी जब डिजाइन कर रहा होता हूँ वहाँ पे, मूवी एडिट कर रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी निकलती जो मुझे नहीं पता चलता है, और जब फाइनल एडिट होके आता है तो मुझे भी शॉक होता है कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से निकल गया है। तो वो यही है कि आपने वो क्रिएटिविटी के लिए टाइम दिया है, आपने उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करा है। बिल्कुल, मतलब कि ये चैलेंजेस वाली जैसे बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। इनफैक्ट इस क्रम में थोड़ी सी एक और ऐड करना चाहूँगा। काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि एआई आके आने वाले समय में एआई जो है वो बीट कर देगा, एडिटर्स को खा जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। एडिटर्स को हाँ, एडिटर ख़त्म होंगे, ये स्वाभाविक बात है। जब सारे जॉब जा रहे हैं तो एडिटर के भी जॉब जाएंगे, बट वही जॉब जाएंगे जो कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो वो एक परफेक्ट एडिटर नहीं है, वो तो एआई कर सकता है। बट मैंने बताया ना कि अपना एक्सपीरियंस लगाने के बाद आप किस समय पे क्या म्यूजिक जाएगी, क्या लाइटिंग जाएगी, क्या फ्रेम बनेगा, वो एआई अभी तो पॉसिबल नहीं कर सकता है।
भले आपको देखने में वो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हों, वो फ्रेम बहुत अच्छे लग रहे हों, बट ह्यूमन माइंड को अभी इतना अच्छे से एआई पढ़ नहीं सकता, तो उसको रिप्लिकेट नहीं कर सकता। तो अगर वो नहीं रिप्लिकेट होगा तो ऐसे एडिटर्स को भी रिप्लिकेट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है कि एडिटर को बिल्कुल एआई खत्म नहीं कर सकता। जो क्रिएटिव Creativity एडिटर्स करता है, हैं, जो क्रिएटिव सोचते हैं, जो क्रिएटिव करते भी हैं लाइफ में, और जो अपने आप को सीखने के लिए बहुत अच्छा तैयार रखते हैं। इस पॉडकास्ट के हम आखिरी चरण में आ चुके हैं, और आखिरी चरण में हम सर आपसे एक सवाल ये पूछना चाहते हैं कि जो नए स्टूडेंट्स अपना करियर एडिटिंग लाइन में बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहते हैं? जी, एडिटिंग को लेकर के अगर कोई करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक टिप्स है बिल्कुल कि उसे आप शुरू करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को टाल देते हैं। कई बार मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने अपना चैनल वो 11 या 12 में बनाया था जी। और उसके बाद से मैं सोच रहा था अभी ये हो जाए तब मैं शुरू करूँगा, अभी कैमरा ले लूँ तब मैं शुरू करूँगा, अभी लाइट ले लूँ तब शुरू करूँगा। फिर किसी ने मेरे से एक यूट्यूबर मिला और उसने मुझे कहा कि आप बस स्टार्ट करिए, और स्टार्ट करने के बाद आपके पास जो प्रॉब्लम आएंगी उनका सोल्यूशन अपने आप निकल जाएगा। क्या बात तो सबसे बड़ी चीज़ है एडिटर्स के लिए, उसे अगर इस फील्ड में करना है तो वो स्टार्ट करें। जैसा कि देखा दोस्तों आपने कि अपना करियर अगर आप एडिटिंग लाइन में शुरू करना चाहते हैं तो आपको शुरुआत यानी शुरू करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने एडिटिंग को शुरू करिए, सीखना स्टार्ट करिए और धीरे धीरे उसे इम्प्लीमेंट करते जाइए। बेसिक से आप इंटरमीडिएट और धीरे धीरे आप एडवांस लेवल में पहुंच जाएंगे, और फिर आप एक प्रोफेशनली वर्क करेंगे जहां से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो धन्यवाद रोहित सर आपका हमारे चैनल पर आया और आपने अपना कीमती समय दिया। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि आपने बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए जो कि हमारे दर्शकों द्वारा प्रश्न किए गए थे, और मुझे उम्मीद है कि उन दर्शकों को भी बहुत मजा आई होगी इन सवालों के जवाब जब वो सुन रहे होंगे, तो बहुत कुछ उन्हें सीखने को भी मिला होगा। तो धन्यवाद करते हैं रोहित सर आपका यहाँ हमारे सेट पे आने के लिए, और बहुत ही अच्छा सेशन रहा। हम आगे जरूर मिलेंगे।